Jai Hind, dear students. Today I am going to teach fiber optics, which is Unit 5, topic of BS 101. So, my name is Dr. Vimlesh Misra. I am from Ajay Kumar Garg Engineering College. So, fiber optics means a device, optical fiber. So we have three kinds of fiber. एक फाइबर तो है जो कपड़े हैं, टेक्सटाइल कपड़े का जो रेशे हैं उनको फाइबर बोलते हैं। दूसरा फाइबर है जो खाने में बोले फाइबर डाइट लीजिए, जिससे कब्ज से बचते हैं लोग। और तीसरा जो फाइबर है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ये फाइबर इस पूरी सेंचुरी की सबसे बेहतरीन खोज है, ऑप्टिकल फाइबर। क्योंकि जो भी हम अभी देख रहे हैं, जो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन इसी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसीलिए ये टॉपिक इस कोर्स में है। तो ऑप्टिकल फाइबर, जैसा कि हमें पता है कि एक अंदर वाला पोर्शन कोर होता है और बाहर वाला पोर्शन होता है क्लैडिंग। तो ये वाला पोर्शन होता है कोर। तो लाइट जो इंफॉर्मेशन है इसी कोर के थ्रू पास होती है। मान लीजिए हमने इस तरह सिग्नल को लॉन्च किया, तो सिग्नल इस तरीके से इसमें ट्रांसमिट होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या बेसिकली एक चैनल है जो रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में लगाते हैं। तो ये कोर हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम लेते हैं N1, और ये बगल वाला इसके सराउंडिंग वाला ये है क्लैडिंग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं N2। तो जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 क्या होता है, N2 से बड़ा लेते हैं। ठीक है। तो जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग से बड़ा लेते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि TIR हो सके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सा हम लोग TIR के बारे में पढ़ेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है ये है जैकेट, कोर कैडिंग जैकेट। तो ये इसका जो डायमेंशन है कोर का, ये बहुत कम होता है। अगर सिंगल मोड फाइबर है तो 5 to 10 माइक्रोमीटर होगा, वैरी करता है। अगर मल्टी मोड फाइबर है तो 50 माइक्रोमीटर तक होगा, ये जो डायमीटर ऑफ कोर है। और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। और इसी जो ये फाइबर, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि यहाँ से हम लाइट को या सिग्नल को हम भेजते हैं, इसलिए बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो TIR क्या होता है, पहले हम लोग TIR देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसी प्रिंसिपल से लाइट गाइड होती है इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। तो क्या होता है TIR? 3 केस ले लिया हमने। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और ये है N2। अगर ये परपेंडिकुलर है लाइट हमने, और यहाँ पे जो हमने अज्यूम किया है क्या है, N1 बड़ा है N2 से। डेंसर मीडियम हो गया और यह हो गया रेयर मीडियम। ठीक है। तो अगर लाइट इसमें अगर इस तरीके से इस एंगल पे इंसिडेंट हुई फ्रॉम N1 मीडियम टू N2 मीडियम, तो क्या होगा? बिकॉज सेकेंड मीडियम इज रेयर मीडियम, तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
ये सबको पता है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, अगर ये पॉइंट ए है तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, सबको पता होगा। दिस इज वेरी कॉमन लॉ, स्नेल्स लॉ। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर बिकॉज ये पहला मीडियम डेंसर मीडियम है, दूसरा रेयरर है, तो आई क्या होगा, आर से छोटा होगा। हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में हमने ले लिया नॉर्मल, और वही है, N1 है, ऊपर N2 है, सेम, बस एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ा दिया, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, आर और बड़ा हो जाएगा। तो आर हो गया हमारा 90, ये हमने एज्यूम किया। आई को हमने इतना बढ़ाया, आर क्या हो गया 90। तो जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो ग्रेस करती हुई दोनों जो मीडियम है उनके बीच से निकल रही है, इसको कहते हैं ग्रेजिंग रेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री पे है। तो ये जो आई है, इसी को हम कई बार आई एंगल, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो अगर क्रिटिकल एंगल थीटा से डिनोट करते हैं, कई बार आईसी से डिनोट करते हैं, तो ये एंगल वो एंगल है जिसपे हम लाइट को अगर इंसिडेंट कराएं तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो क्या निकले, पैरेलल टू बोथ द मीडियम। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो, 90 डिग्री हो। तो अभी हम थीटा सी की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम तीसरा केस देख लें। अगर मान लीजिए अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, थीटा सी से बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, ये वाली रेस अब और आगे जाएगी, आर और बढ़ेगा, क्योंकि आई बढ़ गया तो आर बढ़ेगा। अगर आर बढ़ेगा तो क्या होगा, अब ये जो रेज है, अब जो दूसरे मीडियम में कोई लाइट, कोई एनर्जी जा ही नहीं रही है। ठीक है, नो ट्रांसमिशन, ओनली रिफ्लेक्शन। So because there is no refracted rays, so that's why we call it total internal reflection, TIR। तो इसी फेनोमेना को हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को गाइड करने के लिए। तो अगर यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगा दें तो क्या हो जाएगा, N1 sin थीटा सी इज इक्वल टू N2 sin 90। तो क्या हो जाएगा, थीटा सी साइन थीटा सी बराबर हो गया N2 अपॉन N1। तो थीटा सी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स N2 अपॉन N1। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे ध्यान रखेंगे, कई बार फार्मूला हम भूल जाते हैं। तो जो साइन इनवर्स लेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अगर छोटी नहीं होगी तो साइन इनवर्स 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, जो आप कैलकुलेटर में करोगे तो नॉट एक्सेप्टेबल बताएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसीलिए छोटा वाला जो भी होगा वो ऊपर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरह क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे और उससे डिसाइड होगा कि लाइट हमारी TIR होगी या नहीं होगी। अब हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे जो फर्स्ट ईयर में लगभग हर साल ही एग्जाम में आता है। उसका नाम है न्यूमेरिकल एपर्चर एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण, एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल एपर्चर, इनमें रिलेशन है।
हम डिराइव करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन है। न्यूमेरिकल एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल एपर्चर। तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, तो डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये हो गया कोर, ये हो गया क्लैडिंग। ये है फाइबर एक्सिस। ये है फाइबर एक्सिस। एक्सिस मतलब जो कोर है उसको सिलेंडर मानते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो उसकी जो एक्सिस है दैट इज फाइबर एक्सिस। ये हमारा पॉइंट हो गया। तो लाइट मान लीजिए यहाँ पे लाइट इस एंगल पे गिरती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। तो लाइट क्या होगी, क्योंकि ये मीडियम एयर है, जनरली एयर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 मान लिया तो 1 है, तो ये रेयर मीडियम है। और कोर डेंसर मीडियम है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया n1, क्लाइडिंग का लिया है n2। तो क्या होगा, ये जो रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे। और यहाँ के बाद ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने इस वाले सरफेस पे, इसको TIR बनाना है। TIR का मतलब क्या है, ये जो एंगल हो वो क्या हो, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा से बड़ा होना चाहिए। और थीटा से क्या हो जाएगा, थीटा से हमने बताया साइन इनवर्स n2/n1। थीटा क्या होना चाहिए, थीटा से बड़ा। तो यहां पर ये पॉइंट हमने ले लिया A पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया B। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है कि एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल एपर्चर, दो चीजों समझना है। तो पहले एक्सेप्टेंस एंगल समझते हैं। तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, इसको कई बार आई मैक्स से भी डिनोट करते हैं या I0 से डिनोट करते हैं। तो वो मैक्सिमम एंगल, इंसिडेंट एंगल ऑन दिस, या लॉन्चिंग एंगल भी बोलते हैं, ऑन द कोर सरफेस, कोर एयर बाउंड्री, जो रेस क्या हो, गाइडेड हो इनसाइड द कोर। तो इसको हम अभी कैसे देखेंगे। तो ये एंगल हमें आई मैक्स की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट A। क्या हो जाएगा, n0 sin I n1 sin R। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ लगा दिया हमने पॉइंट A पे। तो n0 तो 1 है, तो इसको बोल दिया sin I, एयर लेके चल रहे हैं, n1 ही रहने दिया। और R को अगर हम इस ट्राइंगल से देखें तो लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। देखिए फ्रॉम ट्राइंगल, अगर इसको बोल दिया हमने, इस पॉइंट को बोल दिया C, ट्राइंगल ABC, R प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, सो R इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन I n1 cos थीटा।
90 sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। अब अगर हम एक्सेप्टेंस एंगल का देखें तो इफ I इज इक्वल टू I मैक्स और I नॉट तो क्या हो जाएगा? देन थीटा इज इक्वल टू थीटा सी। ये है डिफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। अगर ये एंगल आई मैक्स हुआ तो थीटा कितना होना चाहिए? थीटा सी। तो ये हम कंडीशन रखेंगे। तो अगले पॉइंट में क्या हो जाएगा? n1 तो हट गया, n0 हो गया 1, तो साइन आई मैक्स, या इसी को हम लिख रहे हैं साइन आई नॉट। क्या है? n1 cos थीटा सी, तो साइन आई नॉट n1 cos थीटा सी की वैल्यू कैसे निकालें? हमें साइन थीटा सी की वैल्यू पता है, तो हम इसको साइन में चेंज करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी अंडर रूट में आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा सी प्लस साइन स्क्वायर थीटा सी इक्वल टू 1। सो cos थीटा सी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। और साइन थीटा सी की वैल्यू पता है, अभी हमने TIR में किया, क्या है? n2 अपॉन n1। सो साइन आई नॉट इज इक्वल टू n1 1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे। n1 अपॉन n1 आ जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये आ गया आपका साइन आई नॉट। यहाँ हम देख सकते हैं आई नॉट क्या हो जाएगा? आई नॉट विच इज एक्सेप्टेंस एंगल साइन इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। So this is acceptance angle. एक्सेप्टेंस एंगल। और एक्सेप्टेंस कोण क्या है? एक्सेप्टेंस कोण, अगर इसी को पूरा ये कोण जैसा हो जाएगा तो ये जो एरिया है, अगर लाइट इनसाइड द कोन है तो गाइडेड होगी, और कोन के बाहर होगी तो गाइडेड नहीं होगी। तो कोन एंगल जो होगा वो होगा एक्सेप्टेंस एंगल। सो एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोन। अब आता है न्यूमेरिकल एपर्चर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है? न्यूमेरिकल में कोई नंबर होगा, और एपर्चर, न्यूमेरिकल एपर्चर को डिनोट करते हैं NA मतलब न्यूमेरिकल एपर्चर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर को बोलते हैं लाइट गैदरिंग कैपेसिटी। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है हमारा, कितनी लाइट को कलेक्ट कर सकता है और गाइड कर सकता है, इसी को क्या कह रहा है? लाइट गैदरिंग कैपेसिटी को न्यूमेरिकल एपर्चर कहते हैं। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है, ये इट इज नथिंग बट न्यूमेरिकल एपर्चर इज नथिंग बट साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, दैट्स ऑल। क्योंकि नंबर है, साइन का कोई यूनिट नहीं है, तो यही डेफिनेशन है इसकी। So numerical aperture is nothing but sign of acceptance angle। ये numerical aperture की बेसिक डिफिनेशन हो गई, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो इस पे न्यूमेरिकल भी आता है।
n1 n2 दिया होगा, तो आपको स्क्वायर करना है, माइनस करके अंडर रूट लेना है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर आ जाएगा, एक्सेप्टेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल। तो तीन फार्मूले हैं, नहीं 3 फार्मूला न्यूमेरिकल आता है। अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर की एक और फार्मूला है। न्यूमेरिकल अपर्चर एक होता है डेल्टा। ये एक पैरामीटर है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। तो हम न्यूमेरिकल अपर्चर को इस टर्म में भी निकालेंगे। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इसको अभी हम देखें, क्योंकि वहां n2/n1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n1/n1 माइनस n2/n1। सो डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस n2/n1। सो n2/n1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस डेल्टा। इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमें जो न्यूमेरिकल अपर्चर फार्मूला पता है वो क्या है? n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं हम? n1 से कॉमन ले लें n1 को। तो अगर n1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा n1, अंदर आ जाएगा 1/n2/n1 का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा n1 1 माइनस n2/n1 की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? ऊपर से, इस वाले से। तो अगर रखेंगे क्या हो जाएगा? 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर। n1, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 डेल्टा। इसको बायनोमियल एक्सपेंशन है। क्या यूज किया हमने? इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया। 1 प्लस एक्स पावर n। इसको अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 1 प्लस nx। कब? जब x इज मच लेस देन 1। दिस इज बायनोमियल एक्सपेंशन। तो दिस इज अप्रोक्सीमेशन। तो इसको हमने ऐसे कर दिया। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, 1 माइनस 1 प्लस 2 डेल्टा, तो 1 कैंसिल हो गया। तो फार्मूला क्या बन गया? अप्रोक्सीमेट फार्मूला n1 अंडर रूट 2 डेल्टा। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का ये भी फार्मूला है। तो ये पूरा जो डेरिवेशन है, ये जनरली एग्जाम में डेरिवेशन आता है और एक न्यूमेरिकल इससे जुड़ा हुआ आता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद।